डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 7। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। दूसरा हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फॉर्मूला से कैसे परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। थर्ड है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं। फोर्थ इज relation between empirical and molecular formula. Fifth is calculation of empirical and molecular formula and numerical problem based upon empirical and molecular formula. And I have given some problem to solve you. Okay, so let us take one by one. First of all, जब भी कोई कंपाउंड हम लैब में तैयार करते हैं या नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, देखिए सोर्सेज ऑफ कंपाउंड जो हैं वो आपके या तो अर्थ के क्रस्ट है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर कुछ कंपाउंड सिंथेटिकली लैब में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका कंपाउंड एक्सट्रैक्ट होता है दैट इज इन दी इम्प्योर फॉर्म। वो इम्प्योर होता है मीन्स वो मिक्सचर होता है, उसमें और बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्प्योर कंपाउंड। हम इम्प्योर कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो स्टेप उसमें किया जाता है दैट इज प्योरिफिकेशन। उस कंपाउंड को प्योरीफाई करते हैं बाय अप्लाइंग सुटेबल फिजिकल और केमिकल मेथड्स। ठीक है, उसके बाद जब कंपाउंड हमारा प्योर फॉर्म में हमें मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। मींस वो एलिमेंट, वो कंपाउंड किन एलिमेंट से बना है। ठीक है, तो उन एलिमेंट को डिटेक्ट किया जाता है, कुछ एक टेस्ट लगाए जाते हैं उस कंपाउंड पे और उन टेस्ट के थ्रू ये पता किया जाता है कि वो कंपाउंड किन एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट हमने डिटेक्ट किए हैं वो किस परसेंटेज में है। मींस 100 ग्राम अगर उस कंपाउंड का ले लिया जाए तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मात्रा उसमें कितनी है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं, मींस उसका परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, जो भी एलिमेंट हमने डिटेक्ट किए होते हैं उनका हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद जब परसेंटेज हमारे पास आ गई तो नेक्स्ट जो काम होता है वो है उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का। ठीक है, तो ये हम आगे करेंगे कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलते हैं परसेंटेज से। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कंपाउंड का निकाल लिया जाता है। उसके बाद कंपाउंड का हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास। बहुत से हमारे पास तरीके हैं, विक्टर मेयर मेथड है एक, उसके अलावा मास स्पेक्ट्रोमीटर है। इन सब टेक्निक से हम उस मॉलिक्यूल का, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल का क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास क्या निकल आता है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाता है। ये हम आगे देखेंगे कैसे निकलता है। ठीक है, और लास्ट में फिर उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमिन किया जाता है। बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स लगा के उस कंपाउंड का क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकाला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक स्टेप्स हैं जो हम करते हैं किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम द फॉर्मूला। ये वाला टेक्निक हम तब यूज करेंगे जब हमें फॉर्मूला पता हो। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड का हमें फॉर्मूला पता है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, उसमें प्रेजेंट एलिमेंट की परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज सिंपली परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट इन ए कंपाउंड क्या है, इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अभी मैंने कहा कि 100 ग्राम कंपाउंड में कितना ग्राम आपका किसी एलिमेंट का प्रेजेंट है, वो उसका क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है, और इसको निकालने के लिए ये स्टेप यूज किए जाते हैं। सबसे पहले
हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का निकालते हैं। कहाँ से? इसके फॉर्मूला से। ठीक है, ये हमने पहले भी निकाला है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है? एटॉमिक मासेस को ऐड करके। ठीक है, तो बाय एडिंग एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट हम क्या निकाल लेते हैं? मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, और अगले स्टेप में क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालेंगे। कैसे? इस रिलेशन को अप्लाई करके। परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट किसके बराबर है? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल लेते हैं? परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस टेक सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल पहली प्रॉब्लम मैंने ली है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट में हमने क्या निकालना है? डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो हमारे पास देखें 3 एलिमेंट हैं, मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो आपके तीनों एलिमेंट हैं, इनकी अलग अलग परसेंटेज हमारे पास आएगी। कैसे आएगी? ये देखें, मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट का। फर्स्ट स्टेप करेंगे, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 120। ठीक है, अब सेकंड स्टेप करेंगे, हर एलिमेंट का क्या करेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कितनी आएगी? 24 डिवाइड बाई 120। ठीक है, 120 ग्राम में 24 ग्राम किसके हैं? मैग्नीशियम के। तो 100 में कितने होंगे? सिंपल 20% आ जाएगी। सिमिलरली सल्फर, 120 ग्राम में सल्फर कितना है? 32 ग्राम। तो 32 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 100, 26.67%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है? 64, 16 into 4, 64। तो 64 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 100, 53.33। ठीक है, तो इस तरह से हर एलिमेंट की हमें क्या मिल जाती है? परसेंटेज। ठीक है, अभी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर परसेंटेजेस हमें दी हों, जो कि मैंने पहले बताया आपको, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हम कहाँ निकालते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, तो परसेंटेज से हम पहले इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे कैसे निकालते हैं। नाउ सेकंड प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ए सैंपल ऑफ ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल आपका कॉपर सल्फेट, हिंदी में आप इसको नीला थोथा बोलते हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने इसको नीला थोथा करके पढ़ा हुआ है। तो कॉपर सल्फेट ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल एज ए वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का हमने क्या पूछी गई है? परसेंटेज ऑफ वाटर निकालनी है कि कॉपर सल्फेट में कितनी परसेंट पानी है एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ये हमने निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सबसे पहले, वैसे ही जैसे पहले निकाला। कॉपर का 63.5, सल्फर 32, ऑक्सीजन 4 into 16 प्लस 5 into वाटर, वाटर का होता है 18। 18 कैसे? देखो 16 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो 16 और 2 कितना हो गया? 18। तो टोटल आया 249.5। ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। नाउ नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वाटर, वाटर कितने हैं? 18 into 5। ठीक है, मींस 90 ग्राम, मींस 249.5 ग्राम में से 90 ग्राम क्या है? वाटर का है। ठीक है, तो परसेंटेज सिंपल निकल जाएगी, 90 डिवाइड बाय 249.5 multiplied by 100, so this is 36.07%. ठीक है, now third example, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैटायन इन अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कैटायन आपने निकालनी है। कैटायन आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। ठीक है, और किसी भी फॉर्मूला में पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो पहले लिखा जाता है। ये देखें, ये है आपका कैटायन। ठीक है, और ये क्या है? एनायन है। ये डाइक्रोमेट एनायन है और ये अमोनियम कैटायन है। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज पूछी है आपसे कि इस कैटायन की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, 2 into 2 क्यों? क्योंकि बाहर 2 है, अमोनियम के 2 कैटायन है। ओके, तो 2 into 14 + 4, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 4,
ठीक है, इसको 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, 18 इंटू 2 ये हो गया 36, ठीक है, प्लस 2 इंटू 52, 52 किसका है क्रोमियम का, और दो एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 52 प्लस 7 इंटू 16, 7 एटम है ऑक्सीजन के, एक का मास 16 है तो 7 इंटू 16 टोटल आएगा 252, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ कैटायन, अमोनियम के निकालेंगे तो अमोनियम कितना है 2 इंटू 14 प्लस 4, ठीक है, ये आएगा 36, अभी हमने निकाला, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ अमोनियम कितनी आई 36 डिवाइडेड बाई 252 मल्टीप्लाइड बाई 100, सो इट इज 14.29, ठीक है। तो इस तरह से अगर मॉलिक्यूलर मास दिया हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट और एनी कैटायन और वाटर दैट कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो दोनों को पढ़ेंगे, पहले डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ठीक है। जब भी आप किसी कंपाउंड के फॉर्मूला की बात करते हैं तो नेचुरल सी बात है उसमें क्या लिखे जाते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल लिखे जाते हैं, ठीक है। पता है आपको 118 एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हैं, उनमें से हर एक एलिमेंट को क्या है हमने कुछ सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। तो उन सिंबल्स को मिला के ही क्या बनता है हमारा किसी मॉलिक्यूल का क्या बनता है फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल की फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस जो हमें क्या बताती है, विच टेल्स अबाउट द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, नंबर के बारे में बताती है, और दूसरा काइंड मतलब प्रकार, कितने प्रकार के हमारे पास एलिमेंट हैं, ठीक है। नंबर एंड काइंड ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने आपके नंबर और कितने प्रकार के जो एटम है वो प्रेजेंट हैं उसके बारे में फॉर्मूला हमें बताता है, ठीक है। जब भी हम फॉर्मूला सब्सटेंस का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसमें दो स्टेप मैंने बताए। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और उसके बाद निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब दो तरह के फॉर्मूला हमारे पास है, एक है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सप्रेस करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये सिंपल होल नंबर रेशियो हमें बता रहा है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला व्हिच एक्सप्रेसेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स of the various element present in one molecule of the compound। एग्जाम्पल के तौर पे इंपिरिकल फॉर्मूला बेंजीन का CH है, CH है, इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एवरी एटम ऑफ कार्बन देयर इज वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये जो रेशियो है 1:1 में है, मींस एक कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन में वन कार्बन एटम इज प्रेजेंट फॉर एवरी वन हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली देखें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो HO लिखते हैं हम, इंपिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो HO का मतलब फॉर एवरी हाइड्रोजन एटम देयर इज वन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। उसी तरह से जो आपका ग्लूकोज है उसके लिए हम इंपिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं CH2O। इसका मतलब हर कार्बन के लिए दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस तरह से इंपिरिकल फॉर्मूला हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का वो केमिकल फॉर्मूला होता है जो क्या बताता है, वो उसका ट्रू फॉर्मूला बताता है, ठीक है।
मीन्स एक मॉलिक्यूल का सच्चा फॉर्मूला, ट्रू फॉर्मूला, ठीक है, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ये क्या बता रहा है? इट एक्सप्रेसेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, एक्चुअल नंबर उनका कितना है, किसमें? एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। ठीक है, और मैंने कहा कि ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? ट्रू फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का C6H6 है। अभी हमने कहा कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? CH। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर एवरी कार्बन देयर वाज वन हाइड्रोजन। तो अगर कार्बन 6 हैं तो हाइड्रोजन भी कितनी है? 6 हैं। ओके, तो C6H6 दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट मैंने बात की थी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में H2O2 ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिमिलरली इसमें हमने बात की थी कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? HO, फॉर एवरी हाइड्रोजन देयर इज वन ऑक्सीजन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज का। तो ये जो आपका फॉर्मूला है इसमें मैंने कहा था इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O होता है। ठीक है, तो रेशो हमने देखी थी, तो ये इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब यहाँ से क्या पता लग रहा है ये देखें, कहता है एक मॉलिक्यूल बेंजीन का 6 एटम कार्बन से बना है, 6 एटम हाइड्रोजन है उसमें। ठीक है, सिमिलरली एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 2 एटम हाइड्रोजन से बना है और 2 एटम ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, और उसी तरह से ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 6 एटम कार्बन, 12 एटम हाइड्रोजन और 6 एटम ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, नाउ इनका आपस में रिलेशन देखते हैं क्या है। रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का क्या होता है? सिंपल होल नंबर मल्टीपल होता है। किसका? इंपेरिकल फॉर्मूला का। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला को एक सुटेबल इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप रिलेशन देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, वेयर n क्या है? n एक इंटीजर है 1 2 3 4। ठीक है, और ये कैसे निकलता है ये अभी हम देखेंगे। वैल्यू ऑफ n जो है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं क्या है? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, मैंने पीछे बताया सबसे पहले कि मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। ठीक है, और उसको डिवाइड कर देते हैं किससे? इंपेरिकल फॉर्मूला मास से। ठीक है, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करने पर क्या मिल जाती है? वैल्यू n की मिल जाती है, और ये इंटीग्रल वैल्यू होगी, मींस 1 2 3 4 ऐसी वैल्यूज इसकी आती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की अब बात करी हमने यहाँ पे, तो कहता है मॉलिक्यूलर मास, मैंने जैसे पीछे कहा कि इसको निकालने के लिए बहुत से तरीके हैं हमारे पास, है ना। मास स्पेक्ट्रोमीटर से भी निकालते हैं, या फिर मैंने अभी जिक्र किया था विक्टर मेयर मेथड से भी निकाला जाता है, या फिर अगर किसी कंपाउंड की वेपर डेंसिटी पता हो तो इस फॉर्मूला से भी हम क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में। ठीक है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड का, वोलेटाइल कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, ये वहां पे रिलेशन हमने निकाला हुआ है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला मास जो है वो कैसे निकालेंगे? ये दूसरी चीज है, देखो ये वाली चीज निकालनी है अब हमने, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? हम सभी जो एटम आपके इंपेरिकल फॉर्मूला में प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था? CH2O। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो यू विल हैव एटॉमिक मास आपका जो है सबका ऐड करने पर जो इंपेरिकल फॉर्मूला मास है वो कितना आ जाता है? 30 आ जाता है। ठीक है, ओके, इस चीज को समझ भी लें आप। 30 जो है
ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और मॉलिक्यूलर मास आपका ग्लूकोज का होता है 180, ठीक है। तो n की वैल्यू आएगी 6, इसलिए जो आपका फॉर्मूला है देखो C6H12O6 आता है। लग गया पता? आप 6 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको। ओके, क्लियर? नाउ इंपिरिकल फॉर्मूला को कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब भी किसी कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना होता है तो हमें क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए होती है। एक, उस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट की परसेंटेज, ठीक है, मींस उस कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जो एलिमेंट जिनकी परसेंटेज हमें पता है उनके एटॉमिक मासेस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें अगर हमें पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? उस कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? जो मासेस आपके दिए होंगे उनको, मास परसेंटेज को ग्राम में बदल देते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि हम कंपाउंड का कितना ले रहे हैं? 100 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है। तो 100 ग्राम कंपाउंड में जो मास परसेंटेज होगी उसको आप डायरेक्टली किस में बदल दोगे? ग्राम में बदल देंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको पीछे निकालना बताए थे। क्या करते हैं? मास ऑफ सब्सटेंस को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। परसेंटेज मीन जो मास इन ग्राम है उसको किससे डिवाइड कर देना है? एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, ठीक है। मोलर मास मीन एक मोल का जो मास है वही आपका ग्राम एटॉमिक मास होता है एटम के केस में। नेक्स्ट आपका मोल्स ऑफ एलिमेंट इस फॉर्मूला से निकल जाएंगे, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो फिर उन मोल्स की क्या करेंगे? सिंपल मोलर रेशो देखेंगे। मोलर रेशो आपको पता है क्या करना होता है? जो नंबर ऑफ मोल्स आपको स्टेप 2 में मिले हैं उनको क्या करेंगे? जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या मिल जाएगी? सिंपलेस्ट मोलर रेशो मिल जाती है, ठीक है। ये हम अभी देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी बातें। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशो जब मिल गई तो अगले स्टेप में इस सिंपलेस्ट मोलर रेशो को किस में बदला जाता है? होल नंबर रेशो में बदला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पीछे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े, और वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बताते हैं कि जब भी एटम कंबाइन करते हैं तो वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं करते, बल्कि कैसे कंबाइन करते हैं? वो हमेशा होल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालने के लिए आपने क्या करना है? जो मोलर रेशो आपकी स्टेप 3 में हमें मिली है वो वैसे तो होल नंबर होती हैं। अगर वो होल नंबर नहीं है तो दो काम करते हैं हम। एक, उन मोलर रेशो की वैल्यू नियरेस्ट होल नंबर को तक रेज कर देते हैं। जैसे मान लो 1.7 आई या 1.9 आई, ठीक है। तो 1.7 या 1.9 को 2 लिख देंगे, ठीक है। या फिर आपकी मान लो 1.3 आ रही है या 1.2 आ रही है तो उसको 1 लिख देंगे, ठीक है। इन केस अगर आपकी रेशो 1.5 है तो क्या करेंगे? अब देखो, ना तो 5 से कम है ना 5 से ज्यादा है, बीच में हम फंसे हुए, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या करेंगे? सुटेबल इंटीजर से क्या करेंगे? सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें क्या मिल जाए? होल नंबर रेशो मिल जाए। फॉर एग्जांपल रेशो आई आपकी 1.5, तो 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो होल नंबर मिल जाएगा ना, 3 मिलेगा, ठीक है। तो 1.7 आए 1.8 आए तो उसको 2 मानना है, ठीक है। अगर 1.2 आती है 1.3 आती है तो उसको 1 मानना है। लेकिन अगर 1.5 आ रही है तो उसको क्या करना है? सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके, मीन 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है? होल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये दो काम हम कर देते हैं, ठीक है। लास्ट में फिर क्या करेंगे? इंपिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। इंपिरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंट एलिमेंट जो थे उनके सिंबल लिखते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। और जो हमें होल नंबर रेशो उनकी मिली होती हैं उनको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं। कहाँ पे? हर एलिमेंट के जो सिंबल है उसके राइट हैंड कॉर्नर पर, ठीक है। राइट हैंड कॉर्नर पर
एज ए सब्सक्रिप्ट, ठीक है, ओके, सब्सक्रिप्ट के तौर पर उसको हम लिख देते हैं और इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। तो एक एक करके अब हम एग्जांपल लेंगे, आपको क्लियर होता जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली प्रॉब्लम है एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गेव फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, sodium 29.11%, sulfur 40.51% and oxygen 30.38%. okay, so calculate the empirical formula of salt. ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, सॉल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन इसका इस तरह से टेबल बना लेंगे, एलिमेंट लिखेंगे कौन कौन से हैं, तो सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इन एलिमेंट के सिंबल लिख देंगे, ठीक है, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ओके। इनकी परसेंटेज को मैंने कहा कि इसमें बदल देंगे ग्राम में, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 29.11, 40.51, 30.38, ये टोटल जो है 100 आना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। अगर ये 100 ना हो तो इसका मतलब उस कंपाउंड में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो बाकी सभी एलिमेंट की परसेंटेज ऐड कर देते हैं, ओके, और 100 में से उसको माइनस करके किसकी परसेंटेज निकल जाती है, ऑक्सीजन की। बात समझ में आई। अगर मान लो हमें डिफरेंट एलिमेंट की परसेंटेज दी हैं, यहाँ पे तो ऑक्सीजन की दी हुई है देखो, है ना, लेकिन इन केस अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज ना दी हुई होती तो हम क्या करते, इन दोनों की परसेंटेज को ऐड करते, ठीक है, और 100 में से उसको माइनस कर देते, ठीक है। इज इट क्लियर, क्या मिल जाती, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती, ठीक है। फिर ये इनके एटॉमिक मासेस हैं, ठीक है, सोडियम 23 होता है, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, ये हम बार बार बता रहे हैं आपको। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मैंने बताया कैसे बनते हैं, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये हमारे पास आ गए क्या, ये वैल्यूज आ गई किसकी, ये आ गई हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब क्या करना है, हमने सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालनी है। सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालने के लिए क्या किया जाएगा, जो सबसे छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, उससे सब वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ कौन सी है, 1.266, ठीक है। तो 1.266 इस परसेंटेज को 1.266 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू आई 1, होल नंबर रेशियो निकालनी है ना, ठीक है, तो वैल्यू आएगी 1। नेक्स्ट 1.266 डिवाइड बाय 1.266, वैल्यू अगेन 1, ठीक है। इस परसेंटेज को हमने लोएस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है, इसको भी लोएस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है, इसको भी लोएस्ट से करना है, तो लोएस्ट वैल्यू 1.266 थी, ठीक है। तो 1.897 डिवाइड बाय 1.266, वैल्यू आई 1.5। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो हमारे पास रेशो आ रही है, ये होल नंबर नहीं है, ये कैसी है, फ्रैक्शनल है, ओके। तो और वैल्यू भी 1.5 है, तो अब हम इसको 2 भी नहीं कर सकते, 1 भी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, लास्ट में मैंने बताया सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सुटेबल इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबको मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि एक एटम को डबल कर दिया और बाकियों को सिंगल रखा, ठीक है, डबल ही करने पड़ेंगे सारे। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आया, 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आया, 2, और आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना है, 2। तो इसका मतलब सोडियम 2 है, सोडियम के 2 एटम हैं, सल्फर 2 एटम हैं, ऑक्सीजन 3 एटम है। अब आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा Na2S2O3, ओके। तो इस तरह से क्या निकल जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और प्रॉब्लम है, 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम जो है दैट वाज हीटेड स्ट्रांगली इन अ करंट ऑफ एयर, द रिजल्टिंग ऑक्साइड का जब वेट लिया गया तो कितना था, 2.806 ग्राम था। डिटरमिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। आपको दिया क्या है, एटॉमिक मास दिया है यूरेनियम का और
साथ में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दिया है। ओके, तो इसके सॉल्यूशन में आप देखें, सबसे पहले क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ यूरेनियम निकालेंगे हम कि कितनी है। ठीक है, उसके बाद क्या निकलेगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ यूरेनियम निकाल लेंगे कहां से, देखो 2.86 ग्राम हमें क्या मिल रहा है, ऑक्साइड का मास है। ठीक है, जो कब बना, जब हमने 2.38 ग्राम क्या किया, यूरेनियम को हीट किया। ठीक है, इसका मतलब 2.86 ग्राम में 2.38 ग्राम किसके हैं, यूरेनियम के। ओके, तो 2.806 ग्राम ऑफ ऑक्साइड कंटेन्स यूरेनियम इक्वल टू 2.38 ग्राम। ओके, तो परसेंटेज ऑफ यूरेनियम कितनी हो गई, 2.38 डिवाइड बाय 2.806 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज 84.82। ओके, अब देखो ये परसेंटेज 100 से कम है, इसका मतलब अब क्या निकल जाएगी, अब निकल जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगला स्टेप, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड में कितनी है, 100 माइनस 84.82, तो ये आ जाएगी 15.18। ठीक है, अब दोनों एलिमेंट की परसेंटेज हमारे पास है, यूरेनियम की 84.82 और आपका ऑक्सीजन की 15.18। ठीक है, अब सिंपल वैसे ही क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, सेम मेथड है, यूरेनियम ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, यूरेनियम का सिंबल U, ऑक्सीजन का O, परसेंटेज दोनों की हमने निकाल ली, एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं दोनों के, क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बना लेंगे। ठीक है, इसके आए 0.3562 मोल, इसके आए 0.94875 मोल। ठीक है, अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो सिंपल मोलर रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, लोएस्ट वैल्यू से इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आई वैल्यू 1 और यहाँ पे आई वैल्यू आपकी 2.66। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास जो वैल्यू है उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2.7 होगी ये, तो 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितनी आएगी, 8.1। ओके, तो 8 अब हम इसको बना रहे हैं, तो 8.1 इज इक्वल टू 8, होल नंबर रेशो में लेना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 और 8, तो यूरेनियम के एटम कितने हैं, 3, ऑक्सीजन के कितने हैं, 8, तो फॉर्मूला आएगा आपके पास यूरेनियम U3O8। ठीक है, इस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट अब आता है लास्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलने के लिए दो चीजें हमें चाहिए, अभी मैंने कहा, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला उस कंपाउंड का क्या है, ठीक है, ये हमने अभी देखा कैसे निकलता है परसेंटेजेस से, और दूसरा हमें उसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए, क्यों, ताकि हम वैल्यू ऑफ n निकाल सकें। क्यों, अभी आपने पढ़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, और जो n है वो क्या है, n इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो ये दो जो चीजें हैं ये हमें चाहिए। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से स्टेप हैं, पहला स्टेप तो वही है, क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, कहां से, परसेंटेज कंपोजिशन से। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। अभी मैंने बताया क्या करना है, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करके क्या निकल जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपने कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ये आपको जनरली दिया होता है न्यूमेरिकल में, या तो वेपर डेंसिटी से निकालते हैं इसको। ठीक है, फॉर्मूला लगा के 2 इंटू वेपर डेंसिटी, या नॉर्मली गिवन होगा आपको। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आपका जो है वो निकाला होता है। नेक्स्ट आपका है लास्ट में वैल्यू ऑफ n निकालते हैं। ठीक है, n की वैल्यू आपको मैंने बताई कैसे निकलनी है, और लास्ट में क्या निकल जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। देखिए इंपिरिकल फॉर्मूला तक वही चलेगा जो पीछे आपने स्टेप किए, सिर्फ 2 स्टेप एक्स्ट्रा होंगे। क्या, एक वैल्यू ऑफ n निकालने का, ठीक है, और दूसरा n से इंपिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करने का, ताकि क्या मिल जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ओनली 2 स्टेप विल बी मोर, बाकी सेम रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड है
जिसमें 4.07% आपकी क्या पड़ी है, हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन है। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपको दिया हुआ है 98.96। कहता है व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए वही टेबल बनाएंगे, सेम वैसे ही करेंगे। 3 एलिमेंट दिए हैं, कार्बन 24.27, हाइड्रोजन 4.07, ठीक है, क्लोरीन 71.65। मैंने पहले कहा पहला स्टेप क्या है, परसेंटेज को ग्राम में बदल दो। क्यों? क्योंकि परसेंटेज होता है क्या है, 100 ग्राम में प्रेजेंट एलिमेंट का अमाउंट। ओके, तो सीधा इसको ग्राम में बदल दो। सपोज कर लेना है कि हमारे पास जो अमाउंट है सब्सटेंस का वो कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, तो 100 ग्राम में से 24.27 ग्राम कार्बन है, 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है और 71.65 ग्राम आपका क्लोरीन है। ठीक है, ये इनके एटॉमिक मासेस हैं। ओके, अगले स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स बनाए हैं, वैसे ही इनके जो मासेस हैं उनको एटॉमिक मासेस से डिवाइड किया, वैल्यू आई 2.02, 4.07, 2.02। ओके, और अगले स्टेप में फिर लोएस्ट वैल्यू से इन सब वैल्यूज को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 1 आया। ठीक है, वी आर गेटिंग होल नंबर रेशियो 1 2 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा आपका C आपका 1 ही है तो 1 हम नहीं लिखते, H 2 है, ओके, एंड Cl, ये आपका क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब अगला स्टेप, सिर्फ 2 स्टेप और आगे जाएंगे आप। अगले स्टेप में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। कैसे? एम्पिरिकल फॉर्मूला से। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला था CH2Cl, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 × 1 प्लस क्लोरीन 35.5, कितना आ गया, 49.5। ओके, अब निकल जाएगी वैल्यू ऑफ एन। वैल्यू ऑफ एन निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास ये दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, किससे डिवाइड किया आपने, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, तो वैल्यू आ गई 2। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, मीन्स एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो C कितना हो जाएगा 2, H कितना हो जाएगा 4, Cl कितना हो जाएगा 2। तो ये इस कंपाउंड का क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4Cl। ओके, अब मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए दी हैं, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। पहली प्रॉब्लम है, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। कार्बन 40.0% है, हाइड्रोजन 6.67% है। ठीक है, ऑक्सीजन की परसेंटेज यहां नहीं दी है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज ऐड करेंगे। ठीक है, और 100 में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 180, क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, हो जाएगा ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, on analysis a substance was found to have following percentage composition: potassium 31.84%, chlorine 28.98, oxygen 39.18। ठीक है, 3 एलिमेंट इसमें दिए हुए, पोटाशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है ये, वैसे ही होगा जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है आपने और सिंबल चेंज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनिक लिक्विड गिव्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज 41.37, हाइड्रोजन की 5.75%, नाइट्रोजन 16.09% एंड रेस्ट ऑफ इज ऑक्सीजन। इसका मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको निकालनी पड़ेगी। सेम वैसे ही क्या करना है, कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज और नाइट्रोजन की परसेंटेज, इन तीनों को ऐड कर दें, जो वैल्यू आएगी उसको 100 में से माइनस कर दें, किसकी परसेंटेज मिल जाएगी, ऑक्सीजन की। ठीक है, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिक्विड का आपको निकालना है। वेपर डेंसिटी दी हुई है, वेपर डेंसिटी है 43.3, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, कौन सा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू
2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली नहीं दिया है आपको, तो कहां से निकलेगा? वेपर डेंसिटी से। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 2 इंटू 43.3। क्लियर? यहां से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। लास्ट में एक कंपाउंड है जिसका कहता है कार्बन 19.57% है, फेरस 15.2%, नाइट्रोजन 22.83 एंड पोटाशियम 42.39%। ठीक है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालें। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास कहता है 368 है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये आप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन केस आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।